नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। देहरादून के नागठात में आयोजित जौनसार बावर लोक सांस्कृतिक महोत्सव एवं क्रीड़ा समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। ऐसे में उन्होंने जौनसार बावर की संस्कृति पर जोर दिया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमने प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले जनजाति महोत्सव के माध्यम से जनजातीय संस्कृति और विरासत को सशक्त मंच प्रदान करने का कार्य किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि हमारे जनजातीय समाज का कोई भी बच्चा धन के अभाव से शिक्षा से वंचित न रहे। इसके लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के माध्यम से जनजातीय समाज के छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। मैं सबसे पहले तो नाग देवता की इस भूमि को प्रणाम करता हूं, महासू महाराज को नमन करते हुए आप सभी को आज के इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में और बहुत सारे आज कलाकार बंधु भी यहां पहुंचे हुए हैं। हमारे संचालक महोदय बार बार उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे। ऐसे सभी आए हुए कलाकार बंधुओं का भी मैं हृदय की गहराइयों से सब पधारे हुए आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस पावन धरा पर, इस नाग देवता की भूमि पर जौनसार बावर लोक सांस्कृतिक महोत्सव एवं क्रीड़ा समारोह में इसके माध्यम से आप सबके बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मेरा मानना है कि ऐसे सांस्कृतिक उत्सव हमारी समृद्ध परंपराओं को जीवित रखने और उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सेतु का माध्यम बनते हैं, एक सेतु बनते हैं। और मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जौनसार बावर सांस्कृतिक पुनरुत्थान समिति पिछले 33 वर्षों से इस सुंदर उत्सव के जरिए हमारे इस क्षेत्र की अमूल्य धरोहर को बचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। साथ ही मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस महोत्सव में जहां एक और हमारी समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं की सुंदर झलक और उसकी झलकियां देखने को मिल रही हैं, वहीं युवाओं के शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से उनके विकास के लिए यहां अनेक प्रकार के खेलों का आयोजन भी हो रहा है, जिसमें कबड्डी है, वॉलीबॉल है, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं हैं, जंगबाजी जैसी शानदार प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है। वास्तव में ये खेल हमारे नौजवानों को, युवाओं को, हमारे बच्चों को उनके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार करते हैं। मैं इस शानदार आयोजन के लिए आयोजन समिति से जुड़े हुए और आयोजन से जुड़े हुए प्रत्येक सदस्य को हार्दिक रूप से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, जौनसार का ये क्षेत्र केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपनी मेहनत का, सरल और स्वाभिमानी जनता के लिए भी जाना जाता है। यहां से एक हमारे नायक पैदा हुए। मैं नेताजी केदार जी को भी उनकी मूर्ति को हम सब लोगों ने माल्यार्पण किया। आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने उनके बारे में बहुत विस्तार से बताया। ऐसे नायक हम सबको प्रेरणा देने का काम करते हैं, हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम करते हैं और समाज और देश के लिए काम करने के लिए अग्रसर होने की प्रेरणा प्रस्तुत करते हैं। भाइयों बहनों, यहाँ की लोक संस्कृति हमारी विविधता में एकता की भावना को और अधिक मजबूत करती है और अपनी आने वाली जो भावी पीढ़ी है उनको अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा भी प्रदान करती है। और जब भी मैं जौनसार बावर की इस धरती पर आता हूं तो सच में मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मानो मैं पूरे उत्तराखंड की मूल आत्मा के साथ दर्शन कर रहा हूं। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की सरलता, आत्मीयता और प्रकृति के प्रति सम्मान हमारी समृद्ध जीवन शैली का उदाहरण है।
यहाँ की रासों की थाप, हारुल की गूंज और बौंध जैसी महान परंपराएं न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश का गौरव है, जिन्हें आपने सदियों से संजो कर रखा है। यह दर्शाता है कि आप सभी के हृदय में आज भी अपनी मातृभूमि, परंपराओं और अपने पुरखों के प्रति गहरा सम्मान है और अटूट आस्था और श्रद्धा है। भाइयों बहनों, जनजाति समाज प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीते हुए अपने पारंपरिक ज्ञान, सामूहिक जीवन शैली के माध्यम से हमें सतत विकास, हमें सतत विकास और सह-अस्तित्व का मार्ग दिखाता है। और हमारे पूर्वजों ने हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अगर मैं शहीद केसरी चंद जी का स्मरण करूं तो उन्होंने भी हमको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कठिन परिस्थितियां हो सकती हैं, हमारे सामने चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन अगर आगे बढ़ने का हौसला है तो कोई शक्ति हमको रोक नहीं सकती है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनजाति समाज के उत्थान के लिए काम हो रहा है, उनके समग्र विकास, शिक्षा को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। पहली बार देश में जनजातीय समुदाय के लिए एकलव्य आवासीय मॉडल विद्यालय, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन, कृषि और पशुपालन से जुड़ी अनेक योजनाएं प्रभावी रूप से आज देश के अंदर लागू की जा रही हैं। पहले की सरकारों में जहां जनजाति समाज का नाम सिर्फ फाइलों और चुनाव वादों में सिमट कर रह जाता था, अभी यहां पर मधु चौहान जी ने बहुत विस्तार से बताया कि इस देश के अंदर जिन्होंने 6 दशक से भी ज्यादा समय तक देश की हुकूमत को चलाने का काम किया, उन्होंने केवल और केवल अपने हितों की सुरक्षा की। उन्होंने जनता के हितों के लिए कोई काम नहीं किया। भाइयों बहनों, वहीं आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनजाति समाज, आदिवासी समाज की नीतियों और नीति दोनों को ही बदला गया है। दोनों को बदलने के लिए निरंतर कार्य होता है। हमें गर्व होता है कि आज देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति के रूप में संथाल समाज की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी विराजमान हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित करना हो, देश भर में 200 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि से हमारे स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी समाज, जनजाति समाज के संग्रहालय बनाना, इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि डबल इंजन की सरकार इतिहास के पन्नों में छूटे हमारे नायकों को उनका हक और उनका सम्मान लौटाने का काम कर रही है। सरोवर नगरी नैनीताल में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार एसआईआर अभियान की शुरुआत आज से हो गई है। अभियान का शुभारंभ लोक भवन नैनीताल में राज्यपाल गुरमीत सिंह को गणना फॉर्म प्रदान कर किया गया। इसके तहत नैनीताल के सभी मतदाताओं के घर घर जाकर बीएलओ की ओर से गणना फॉर्म वितरित किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतदाता विवरणों का सत्यापन और उद्घाटन कार्य भी किया जाएगा। इस अवसर पर कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने मीडिया के जरिए आमजन से अपील करते हुए कहा कि बीएलओ की ओर से दिए गए गणना फॉर्म को सावधानी पूर्वक और साफ सुथरे तरीके से भरे, साथ ही मांगे जाने पर समय से जमा कर दें। देखिए, आज से एसआईआर उत्तराखंड में शुरू हो गया है। आज अभी यहाँ पे नैनीताल जनपद में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे भी इसकी शुरुआत हो गई है। मेरी अपील है सभी वोटर्स से जो भी मुझे सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से, इसमें बीएलओज एन्यूमरेशन फॉर्म लेके आपके घरों में आएंगी, आपके घरों में उसको देंगी, तो इसको भरने में आप उनका पूरा आप सहयोग करिए। अभी तो जो पहला 10 दिन का जो फेज है, इसमें हम फॉर्म्स आपके घरों में भेजेंगे और उसके बाद जो आने वाले दिन हैं उसमें उनको प्राप्त किया जाएगा। तो निवेदन इतना है कि उसमें जो भी डिटेल्स आप भरें, बहुत एक्यूरेटली भरें, ध्यान से भरें। हम सबका प्रयास है कि जो इलेक्टोरल रोल बने बहुत साफ सुथरा हो, उसमें कोई गलतियां ना हो और किसी को जो उसके वोटिंग का राइट है उससे भी वो वंचित ना हो। और ऐसे लोग जो इनएलिजिबल हैं, जिनकी किसी तरीके से इसमें उनके डेटा में एनोमलीज हैं, अगर किसी वजह से उनका कटता है तो उसके बाद उनको समय दिया जाएगा जहां पे कि वो अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।
और उसमें जो ईआरओ है वो निर्णय लेंगे और उसके बाद अंततः एक फाइनली एक और जो हमारा फाइनल रोल जिसको कहेंगे वो पब्लिश होगा। तो इस पूरा जो ये काम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप सहयोग करें। उत्तराखंड में मतदाता सूची के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान की औपचारिक शुरुआत हो गई है। सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को गणना फॉर्म सौंपकर अभियान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश में मतदाता सूची को शुद्ध, उद्दन और त्रुटि रहित बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के सभी मतदाताओं को गणना फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे और आगामी 7 जुलाई तक बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुंचकर फॉर्मों का सत्यापन और संकलन करेंगे। साथ ही बीएलओ ऐप के माध्यम से सभी गणना फॉर्मों का डिजिटलीकरण भी किया जाएगा ताकि मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, सटीक और उद्दंड बनाया जा सके। चारधाम यात्रा को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर साल यात्रा के दौरान किसी न किसी तरह के आरोप लगाकर भ्रम फैलाने और यात्रा को नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी उसकी रणनीति सफल होने वाली नहीं है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि चारधाम यात्रा सुव्यवस्थित और सफलतापूर्वक संचालित हो रही है और सरकार लगातार व्यवस्था की निगरानी कर रही है। उन्होंने कहा कि अब तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं, जो यात्रा के प्रति लोगों का विश्वास और व्यवस्थाओं की सफलता को दर्शाता है। इस बार कांग्रेस की चलने वाली नहीं है। कांग्रेस हर बार ये कोशिश करती है कि यात्रा बाधित हो, इसलिए इस प्रकार के आरोपों का एक अंबार खड़ा करने का प्रयास करती थी, लेकिन व्यवस्थित रूप से यात्रा चल रही है। यात्रा 30 लाख से ऊपर हो चुकी है और इस बार सारे रिकॉर्ड यात्रा तोड़ेगी। कांग्रेस की नीतियों पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि आजादी के बाद से कांग्रेस ने केवल तुष्टीकरण की राजनीति की है, बल्कि हमेशा एक विशेष वर्ग को ध्यान में रखकर काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की राजनीति समाज को बांटने वाली रही है, जबकि बीजेपी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। परिहार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रही है। देखिए, कांग्रेस का आजादी के पश्चात से लेकर के आज तक केवल और केवल तुष्टीकरण पर ध्यान गया। वो केवल एक वर्ग विशेष की चिंता करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास की अवधारणा से लेकर के आगे चलती है। वो अतिक्रमणकारी कोई भी हो, हमारी उत्तराखंड की सरकार उस दिशा में कार्रवाई कर रही है और कांग्रेस बेवजह इसमें राजनीतिक तूल इसको दे रही है, क्योंकि कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है। कांग्रेस आज बुरी तरह से यहाँ पर हताश है, निराश है। उसी का प्रकटीकरण है कि वो अनर्गल बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी पर लगा। उत्तराखंड में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर सरकार को घेरा। हरक सिंह रावत ने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण और सुधार की इस एसआईआर प्रक्रिया में वह सरकार का पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन उन्होंने इस दौरान निष्पक्षता बरतने की सख्त चेतावनी दी। हरक सिंह रावत ने बिहार और अन्य राज्यों के चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि जो गड़बड़ियां वहां देखने को मिली, वैसी स्थिति उत्तराखंड के अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि ऐसा ना हो कि राजनीतिक द्वेष के चलते उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाएं जो बीजेपी के समर्थक नहीं है। पूर्व मंत्री ने निर्वाचन आयोग और प्रशासन से पूरी पारदर्शिता के साथ काम करने की मांग की है। देखिए, अगर ये ईमानदारी से हो तो मैं सोचता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह बिहार में हुआ, हरियाणा में हुआ और महाराष्ट्र में हुआ, और जो माननीय राहुल गांधी जी ने बिल्कुल खुलासा किया कि एक ही घर में एक ही एड्रेस पे 80-80 लोग रह रहे हैं और जिसमें मुश्किल से 3-4 लोग रह सकते हैं, और एक ही एड्रेस पे 80-80 लोगों का वोटर लिस्ट में नाम रखा गया। तो अगर उसी तर्ज पे होगा कि भाई जो आपके समर्थक नहीं है उनके आप वोट काट दोगे और अपने वोट जो है कहीं दिल्ली से, क्योंकि इस समय दिल्ली में चुनाव नहीं है और हमारे उत्तराखंड का लगभग 30 लाख लोग उत्तराखंड का दिल्ली में रहता है, तो आप ये भी कर सकते हो कि दिल्ली के वोटर
जो आपके समर्थक हैं उनके नाम आप यहाँ लिख दो, क्योंकि वो उनके गांव तो है ही है। जो दिल्ली में रह रहा है उसका गांव भी है, उसका घर भी है यहाँ, तो उसका वोटर लिस्ट में यहाँ नाम लिख लो, और जब दिल्ली चुनाव हो तो फिर उसके नाम यहाँ काट के फिर दिल्ली कर दो। या जो आपका समर्थक बिहार का है, उत्तर प्रदेश का जो आपका समर्थक है उसके नाम आप यहाँ लिख लो। उत्तर प्रदेश वाले तो नहीं कर सकते क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो चुनाव है, लेकिन जो बिहार का है उसका नाम यहाँ लिख लो, और जब बिहार में चुनाव हो तो बिहार का। देश भर में लगातार हो रहे पेपर लीक के मामलों को लेकर आज देहरादून में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने जबरदस्त हल्ला बोला। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड सचिवालय का घेराव कर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बड़े प्रदर्शन में शामिल होने के लिए एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ भी विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने शिक्षा मंत्री पर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत पद से इस्तीफा देने की मांग की और चेतावनी दी कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता ये देशव्यापी आंदोलन थमने वाला नहीं है। भाजपा समर्थित लोगों को डाल करके छात्र आए हैं कि शिक्षा की परीक्षा प्रणाली को सुधारो कहने के लिए, और शिक्षकगण आए हैं कि तुमने अनावश्यक हमारे ऊपर जो चीज की थोप दिया है जिसका कोई औचित्य नहीं है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं। दोनों इस शिक्षा प्रणाली के शिकार हैं, और अब तो दोनों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना, लाठी का इस्तेमाल करना, छात्र भविष्य है और शिक्षक हमारे पथ प्रदर्शक हैं, इन दोनों पर जो वाटर कैनन और लाठी चार्ज किया गया है मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, करता हूँ, और ये अब हमारी लड़ाई को और ज्यादा आगे बढ़ाने का काम है। देश का बच्चा जिसने नीट की तैयारी की थी, डॉक्टर बनने का सपना देखा था, उसका सपना चिकना दूर हो गया है, और जब आज अपनी आवाज उठाना चाहता है तो थाने की सरकार पुलिस के बलबूते पे लाठी चार्ज करके, गाड़ी की तोड़फोड़ करके नौजवानों की आवाज को, छात्रों की आवाज को, शिक्षकों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। इस प्रदेश का शिक्षक, इस प्रदेश का छात्र, इस प्रदेश का नौजवान, इस प्रदेश की महिलाएं अब चुप नहीं बैठने वाली है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, हामी आज माफी नहीं मांग देता है जो उसने पुलिस के बल पे नौजवानों की आवाज को दबाने की कोशिश की, तब तक ये प्रदेश का नौजवान चुप नहीं बैठ सकता है। 6 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, उसके बाद भी देश का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद पर बना बैठा है। इस बेशरम, इस मक्कार, इस निर्लज शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जब तक नहीं हो जाता, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के संघर्ष करेगा। आज देहरादून में इनकी दमनकारी पुलिस ने इस तरह से छात्रों के ऊपर जो शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल करा है। हम कहना चाहते हैं आप पानी चलाओ, आप गोली चलाओ, लेकिन उसके बाद भी छात्र जो है, जब तक इस छात्र विरोधी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक संघर्ष करेगा। छात्र इस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। देश के अंदर नीट जो परीक्षाएं उसके पेपर लीक होने के बाद छात्रों में, नौजवान साथियों में, उनके अभिभावकों में रोष व्याप्त, तो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इस दिशा में कड़े कदम उठाए और शिक्षा मंत्री को जो है हटाने का काम। लेकिन कोई फर्क जो है मोदी सरकार पर नहीं पड़ रहा है, इसलिए एनएसयूआई जो है पूरे देश के अंदर संघर्ष करने का काम कर रही है और सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन करने का काम कर रही है। एनएसयूआई के साथियों ने यहाँ पर भी प्रदर्शन किया है, हम उनको समर्थन देने आए हैं। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, एनएसयूआई इस देश का नौजवान, इस देश का छात्र पहले दिन। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के झूठे जुमले अब काम नहीं कर रहे हैं। प्रीतम सिंह ने कहा कि देश और प्रदेश में जो आर्थिक हालात पैदा कर दिए गए, उनमें एक आम आदमी का मान सम्मान के साथ जीना और घर चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। कि बहुत ही महंगाई की मार अब की बात, जो सत्ता में बैठे हुए लोग, उनकी सरकार, क्या हुआ उनकी सरकार आने के बाद? क्या महंगाई कम हुई? उस महंगाई के दंश को आप भी झेल रहे हैं, आप भी महसूस कर रहे हैं कि
जो हालात जो है देश में पैदा कर दिए गए हैं, उन हालातों में आम आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है। 5 राज्यों का चुनाव हो रहा था, देश के प्रधानमंत्री को जो है देश की अर्थव्यवस्था कैसे संभलेगी उससे कोई सरोकार नहीं था। जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे तो आपने देखा होगा तमाम हेलीकॉप्टर्स, तमाम जो है क्या नाम हवाई जहाज उड़ान भर रहे थे, बड़ी बड़ी रैलियां सैकड़ों की तादाद में वाहन से चल रहे थे। पूरे देश के मुख्यमंत्री, पूरे केंद्र के मंत्री, पूरे देश के मंत्रीगण, जहाँ भाजपा की सरकार थी, सब लोगों ने उन 5 राज्यों में डेरा डालने का काम किया। तब प्रधानमंत्री को कुछ नजर नहीं आया। जैसे ही चुनाव परिणाम आ गए, चुनाव समाप्त हुए, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री कहने लगे कि भाई 1 साल तक सोना भी मत खरीदो, यानी 1 साल तक शादी विवाह भी मत करो, है ना, खाने का तेल भी कम खाओ, पेट्रोलियम पदार्थ का इस्तेमाल इसको भी कम करो। उस दिन बाद देश के प्रधानमंत्री कहेंगे कि देशवासियों हवा और पानी से जीने का काम करो। जुमला तो बहुत अच्छा है भाजपा। साइबर ठगी के शिकार लोगों के लिए गृह मंत्रालय ने बड़ी राहत दी है। अब साइबर फ्रॉड के पीड़ितों को अपने पैसे वापस पाने के लिए पुलिस और बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। गृह मंत्रालय ने मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल यानी MRM पोर्टल शुरू किया है, जिसके माध्यम से पीड़ित घर बैठे ही रिफंड के लिए आवेदन कर सकेंगे। SSP STF उत्तराखंड अजय सिंह ने कहा कि अगर किसी साइबर ठगी मामले में एक बैंक खाते में 50,000 रुपये तक की राशि होल्ड की गई तो पीड़ित MRM पोर्टल पर लॉगिन कर रिफंड क्लेम कर सकता है। इसके लिए केवल आवश्यकता दस्तावेज और बैंक विवरण अपलोड करने होंगे। जांच और सत्यापन के बाद होल्ड की गई धनराशि सीधे पीड़ित के खाते में वापस भेजी जाएगी। जो MRM मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल को शुरू किया गया, जिसमें विक्टिम जो है अगर उसका एक बैंक खाते में 50,000 से कम का होल्ड है, 50,000 से कम, या विभिन्न अकाउंट में भी 50,000 से कम है, या अलग अलग अकाउंट को जोड़ने पर भी वो एक अकाउंट में 50,000 से कम है, तो वो उसका क्लेम खुद कर सकता है। इसके लिए जो है गृह मंत्रालय द्वारा जो है HTTPS करके MRM.ncrp.gov.in पर जो है MHA.gov.in पर जो है वेबसाइट पर जा सकते हैं। MRM मॉड्यूल उस पर जो है सिटीजन अपना लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद उनका कोई रिफ़ंड, उस पर पैसा होल्ड हुआ साइबर अकाउंट का, तो वो रिफ़ंड के लिए वहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद अपना पैन कार्ड की कॉपी लगाएंगे और जिस बैंक में उनका रिफ़ंड होना है सीधे मेल वहाँ पर फॉरवर्ड हो जाती है। उनको एक्नॉलेजमेंट नंबर भी मिल जाएगा। तो इस तरह उनका जो साइबर फ्रॉड का जो पैसा है वो डायरेक्ट उनके दिए हुए अकाउंट में कुछ समय बाद इंक्वायरी के उपरांत जो है वापस आ जाएगा। उत्तराखंड एकता मंच ने उत्तराखंड में जन जागरण यात्रा शुरू कर दी है। ये यात्रा खटीमा से शुरू होकर देहरादून में समाप्त होगी। इसमें उत्तराखंड को 5वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लोगों की जागरूक किया जा रहा है। राज्य के युवाओं को इसका नौकरी समेत सभी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। इसके लिए 22 नवंबर को देहरादून में एक विशाल आंदोलन भी किया जाएगा। सिर्फ उत्तराखंड को इससे वंचित रखा गया, जबकि पूर्व में अगर देखा जाए आजादी से पूर्व हमारे उत्तराखंड में भी 5 जनजातियां। उत्तराखंड एकता मंच इस 21 दिन की यात्रा में 5वीं अनुसूची की मांग को लेकर, यानी कि गढ़वाली और कुमाऊनी समुदाय को ट्राइब स्टेटस दिया जाए और गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू हो, उस मांग को लेकर हम लोग जन जागरण अभियान कर रहे हैं। हमारी जो यात्रा है वो खटीमा से स्टार्ट हुई है और आज 5वां दिन है। इसके बाद हम पूरी यात्रा को उत्तरकाशी के पुरोला में जाके खत्म करेंगे और देहरादून में जाके उसका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।